हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम निखिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब ये है कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। मतलब वो उसके फर्म का पार्टनर होने का अंत हो जाता है। He ceases to be a partner of the firm, or he retires from the activity from the partner, from the partnership of the firm. फर्म में एक पार्टनर तीन स्थितियों में रिटायर हो सकता है फर्म से। पहली स्थिति ये है कि यदि पार्टनरशिप इफेक्ट का कोई एग्रीमेंट है, कोई प्रोविज़न है, तो वो रिटायर हो सकता है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि यदि सभी पार्टनर का कॉन्सेंट होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कॉन्सेंट होता है, तो एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरी स्थिति ये बनती है कि यदि पार्टनरशिप एट विल है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एक निश्चित अवधि के पहले नोटिस दे करके रिटायर हो सकता है। एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसकी जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म के प्रति, वो एकाएक ख़त्म नहीं हो जाती है। उसकी स्थिति यह होती है, उसकी स्थिति दो तरह की बनती है। पहली स्थिति ये होती है कि जिस दिन तक वो फर्म का मेंबर था, फर्म का पार्टनर था, उस दिन तक के लायबिलिटी के लिए क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद के लायबिलिटी के लिए, उसके बाद की लायबिलिटी के लिए उसकी क्या स्थिति। पहली स्थिति में जिस दिन तक वो फर्म का मेंबर था, उस दिन तक के फर्म के किसी भी काम के लिए वो लायबल होता है, जब तक कि उसमें रिमेनिंग पार्टनर में और थर्ड पार्टी में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो जाता है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि फर्म के बाद की लायबिलिटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके संबंध में प्रोविज़न ये है कि जब तक उसके रिटायरिंग पार्टनर के रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं होता, तब तक वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल होता है। हम जानते हैं कि जब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता है तो ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पुराने पार्टनरशिप का अंत हो जाता है, जो रिटायरिंग पार्टनर के साथ पार्टनरशिप है, और एक नया पार्टनरशिप बनता है रिमेनिंग पार्टनर के बीच में। लेकिन फर्म एज इट इज कंटिन्यू करता है। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का, तो कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। मतलब जब रिटायरमेंट होता है तो कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे वही सब प्रॉब्लम होते हैं लगभग जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए होते हैं, वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कुछ इंट्रीज पास करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग इंट्रीज और ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। उनमें मुख्य रूप से होता है calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Calculation of new profit sharing ratio or gaining ratio
हम जानते हैं कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का नया रेशियो बनता है, नया रेशियो बनता है, तो उसका कैलकुलेशन चाहिए। उसी तरह जब रिटायर कोई पार्टनर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको कुछ ना कुछ गेन होता है, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर दूसरा होता है दैट रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय भी फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और वैल्यूएशन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभी वैल्यूएशन के लिए स्पष्ट क्वेश्चन में निर्देश भी होता है, कभी कभी हिडन गुडविल होता है तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, उसको देखते हैं। फिर तीसरी स्थिति होती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर। चौथी स्थिति होती है जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, या जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके एडजस्टमेंट के संबंध। पांचवी स्थिति होती है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। उनका जो इंटरेस्ट है, रिटायरिंग पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो चीज़ों का पेमेंट करना है वो क्या क्या होगा उसका कैलकुलेशन करना, और फिर पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या इंश्योरेंस होगा, वो सब करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा तो वो भी करना पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके सभी जो एडजस्टमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ पार्टनर, या कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर्स। उसका कैलकुलेशन करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें हर पार्टनर का जो शेयर होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर, जो उसका ओल्ड शेयर है और जो वो रिटायरिंग पार्टनर से के शेयर से एक्वायर करता है, तो वो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हम लोगों को न्यू शेयर ऑफ ए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन ये फार्मूला हर जगह लागू नहीं होता है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लोगों को न्यू शेयर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका निकालना पड़ता है। तो विभिन्न स्थितियों में विभिन्न तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे विभिन्न स्थितियों में कैसे करते हैं। When one partner retires and new profit sharing ratio among the remaining partner is not given, अगर एक पार्टनर रिटायर करता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको नहीं कहा जा सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस तरह अपने प्रॉफिट या लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे
बांटेंगे। ऐसी स्थिति में आम रूप से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो हमारा जो रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। उसी इसको सिंपली इसको निकालने के लिए हम लोगों को कोई वर्किंग नोट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका जो हिस्सा है उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो बचता है वही रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। वही उस पार्टनर के रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। सिर्फ चेंज जो होता है कि हमको एक नया डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में पार्टनर्स का रेशियो दिया रहता है। वैसी स्थिति में सिंपल उसको फ्रैक्शन बनाते हैं। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब है कि सबका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। ये एलसीएम निकाल करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर कॉमन हो, और फिर हम लोग उसका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। स्ट्राइक आउट करने के बाद जो बचता है वह रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। रिमेनिंग पार्टनर एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। रिमेनिंग पार्टनर का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है यदि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो। ठीक है ना। जो अगर गेनिंग के बारे में भी कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उनका जो न्यू रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को स्ट्राइक आउट करके हम लोग रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new ratio of the retiring partner if A retires, B retires and C retires. 3 कंडीशन है। विभिन्न पार्टनर के रिटायरमेंट की स्थिति में जो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा। वो एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी क्रम में है। X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5/10 4/10 1/10. Find the new ratio of the remaining partners if A X retires, B Y retires and C Z retires. अब हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें शेयर ऑफ ए बी और सी क्या है ये दिया हुआ है 1/2, 2/5 and 1/10. अब इसको मैंने कहा कि सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग इसका कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए तरीका क्या है ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। जो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे वही कॉमन डिनोमिनेटर होगा। कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फिगर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो मिल जाता है। तो यहाँ एलसीएम हमारा 10 आएगा। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2, 5, 10 का, तो 10 एलसीएम आएगा। कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 10 हुआ। तो 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 5 का 2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब
डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लिकेशन तो न्यूमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तभी वैल्यू इक्वल रहेगा, जो पुराना वैल्यू है उसके बराबर रहेगा। तो 5:10 हो गया। उसी तरह इसका भी, इसका 10 के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 हो जाएगा। तो 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10 तो पहले से है। और ये एक सिंपल फ्रैक्शन हो गया। तो ये सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं 5:4:1। तो हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन निकाल लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल हमने बताया है केवल स्ट्राइक आउट कर देना है, और रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ए रिटायर करता है, इफ़ ए रिटायर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी और सी के बीच में क्या होगा, ए रिटायर करता है मतलब 5 को हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। अब क्या बचा, 4:1। तो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी है, उनका जो रेशियो होगा क्या होगा, 4:1, दैट इज 4/5:1/5 भी लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति है, इफ़ बी रिटायर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए और सी क्या होगा, ये कैसे हो गया, बी अगर रिटायर कर रहा है तो बी को हमने हटा दिया। अब क्या बचा, 5:1, 5:1, बी को हटा दिया तो क्या बचा, 5:1। तो ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, 5:1। इसको हम लिख सकते हैं 5/6:1/6। अगर सी रिटायर करता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या होगा, सी का फ्रैक्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5:4। तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 5:4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9:4/9। ये इसको प्लस करने से जो इसका एडिशन टोटल आता है वही हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में इसको जो रेशियो है उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में एक सिंपल फ्रैक्शन है, तो सिंपल फ्रैक्शन को हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है XYZ का, ये हमें पता है। XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। अब क्या करेंगे, अगर X रिटायर करता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Y और Z के बीच में क्या होगा, X रिटायर करेगा तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4:1, 4:1। इसको हम लोग 5/4:1/5, इसको 4/5:1/5 लिख सकते हैं। अब इफ़ Y रिटायर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y, X एंड Z क्या होगा, Y अगर रिटायर करता है तो Y का शेयर क्या है, 4 है। ये 4 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5:1। तो 5:1 हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग 5/6:1/6 भी लिख सकते हैं। ये दोनों को प्लस करके 6 आता है। इफ़ Z रिटायर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y इक्वल टू, अब Z रिटायर कर रहा है तो इसका शेयर 1 है तो इसको हटा देंगे तो क्या बचा, 5:4। 5:4 जब बचा तो इसको का रेशियो X एंड Y का क्या लिख सकते हैं, 5:4 इक्वल टू 5/9:4/9। अब एक हम लोग इस तरह दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी स्थिति वाला को के अनुरूप क्वेश्चन है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो। अगर रिमेनिंग पार्टनर जो है, जो बचे हुए पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक स्पेसिफाइड रेशियो में लेते हैं, 1:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, किसी रेशियो में ले सकते हैं, वो दिया होता है।
वैसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जिस रेशियो में वो ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके वो शेयर निकालते हैं और उसके बाद उसको प्लस करते हैं ओल्ड शेयर से। तो हमारा जो पहले फॉर्मूला दिया हुआ है ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, वो फॉर्मूला यहाँ लागू होता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन हुआ है। इस नियम के अनुसार, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर के नियम के अनुसार, A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. B retires, its share is taken by B and C in the B retires, its share taken by A and C, not B and C. A and C is in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। शेयर टेकन बाय ए आउट ऑफ बी शेयर, बी का शेयर कितना है टोटल शेयर, सिंपल फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो 5/10, 3/10, 2/10 आएगा। तो बी का शेयर 3/10 है, तो 3/10 में से ए कितना एक्वायर कर रहा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन करेंगे तो 2/3:1/3 कॉमन करेंगे। 2/3 डिनोमिनेटर आएगा और 1/3 डिनोमिनेटर आएगा। तो ये 3/10 बी का शेयर है, उसका कितना मिल रहा है इसको 2/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्ट्राइक आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2/10, ये 2/10 आउट ऑफ बी शेयर ए को मिला। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर इसका 5/10 है, या 5/10 होगा। सिंपल फ्रैक्शन में अगर रेशियो को लिखेंगे तो 5/10, तो 5/10 प्लस जो एक्वायर किया है बी के शेयर में से ए 2/10, 2/10, ये इसको सिंपल प्लस कर देंगे 7/10 हो जाएगा। सी ने कितना शेयर लिया बी के शेयर में से, ये उसका 3/10 टोटल शेयर है बी का, उसमें से सी को मिल रहा है 1/3, तो इंटू 1/3 करेंगे, ये आएगा 1/10। तो सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 2/10 प्लस 1/10, 2/10 उसका ओल्ड शेयर है सी का, प्लस 1/10 जो एक्वायर किया बी के शेयर से, तो ये 3/10 हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी क्या हो गया 7/10:3/10 इक्वल टू जो कॉमन फ्रैक्शन है उसको हटाएंगे, न्यूमरेटर है कॉमन, डिनोमिनेटर उसको हटाएंगे तो 7:3 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. B retires and its share is taken by C. Calculate new profit sharing ratio of A and C. इसमें क्या हो रहा है, बी रिटायर कर रहा है और उसका शेयर एक ही पार्टनर सी के द्वारा लिया जा रहा है। मतलब ए का शेयर अनचेंज, ए को कुछ भी नहीं मिलता है, उसका जो पुराना शेयर है वही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम बी शेयर इक्वल टू 2/5। ये 2/5 हमको कैसे मिला, हम यहाँ जब ये 2:2:1 का कॉमन फ्रैक्शन ले गए तो तीनों को प्लस कर देंगे, कॉमन डिनोमिनेटर ले गए तो तीनों को प्लस कर देंगे, तो 2 + 2 + 1 ये 5 हो जाएगा। तो 2/5:2/5 होगा। तो ये बी का शेयर है कितना हो गया 2 शेयर जो सी के द्वारा लिया गया। अब सी का न्यू शेयर क्या हो गया, ओल्ड शेयर उसका कितना था 1/5, उसमें ओल्ड शेयर जोड़ा गया, बी का शेयर जोड़ा गया। सी का न्यू शेयर क्या हुआ, उसका ओल्ड शेयर था 1/5, उसमें बी का शेयर जो लिया उसको जोड़ा गया, ये हुआ 3/5। एज का न्यू शेयर क्या हुआ 2/5 अनचेंज हुआ, उसके शेयर में 2/5 पहले भी था, अभी भी 2/5 था।
तो न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो ए ऑन सी क्या होगा, ए का है 2/5 और बी का है 3/5, तो 3/5 इसको हम लोग 2:3 लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।